This conference will now be recorded. ओके, ठीक है। एक फोल्डर बनाना था आप लोगों का। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हम लोगों का होगा HTML, राइट। उसके बाद HTML5 हम लोग पढ़ेंगे। हेलो, वॉइस जा रही है ना मेरी? Yes, sir. ओके, हम लोग सबसे पहले HTML के इंट्रोडक्शंस देखेंगे और किस तरह से यूज होता है वो उसके और भी टूल्स देखेंगे जो किस तरह से यूज होता है, क्या क्या इसके लिए नेसेसरी हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स है, सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं, एडिटर्स कौन से लगेंगे, किस तरह रन करेंगे, एटसेट्रा, ये सारी चीज हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें CSS पढ़ेंगे, कास्केडिंग स्टाइल शीट। एक तरीके से वेब डिजाइनिंग के रिलेटेड आप लोग कोई आइडिया है अभी या नहीं है? जैसे HTML CSS आप लोग क्या कर रहे हो अभी, बीटेक क्या कर रहे हो? डिप्लोमा सर। सॉरी, डिप्लोमा? Yes, sir, थोड़ा बहुत आइडिया है। अच्छा, तो वेब BCA। डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट और या सॉफ्टवेयर MCA। डेवलपमेंट रिलेटेड आइडिया तो होगा ही। ये यस सर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बेसिक है। ठीक है, ठीक है। इसमें डिप्लोमा वाले भी हैं, MCA वाले भी हैं, BCA वाले भी हैं और बीटेक वाले भी हैं, राइट। तो हम एकदम बेसिक लेवल से लेके चलेंगे और जैसा कि हम बताया कि सॉफ्टवेयर एक प्रोजेक्ट को लेकर के हम लोग चलेंगे, उसमें सारे टूल्स को यूज करते हुए हम लोग कंप्लीट करेंगे चीजों को। तो HTML5 लेटेस्ट है, लेटेस्ट वर्जन है इसका, ये पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद उसमें CSS देखेंगे, CSS कैसे यूज होता है किसी प्रोजेक्ट को बनाने में, कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि विदाउट CSS आप HTML का यूज करके पूरी डिजाइन नहीं कर सकते हो। आप इस तरह समझ सकते हो कि बिल्डिंग्स बनती है ना, घर मकान तैयार होता है, तो उसमें जब केवल दीवार बनती है, जैसे ईंट लग गया, सीमेंट, बालू वगैरह, तो वो HTML है। अब उसको प्लास्टर करना, पेंटिंग करना, डिजाइनिंग करना, टाइल्स वगैरह एटसेट्रा जो भी होता है, वो सारा चीज CSS से होता है। तो वो चीज आपका CSS हो गया, क्लियर है? इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ये पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, पूरा एडवांस नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 4 वीक में सारे ये जो मैं लिख रहा हूँ ये चीजें सभी एकदम डीपली कवर अप नहीं हो सकते हैं। लेकिन हाँ, प्रोजेक्ट को लेकर हम लोग चलेंगे तो आप लोग एक कोई भी किसी भी टाइप के प्रोजेक्ट बना सकते हो, किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट बना लोगे, इतना हम आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है, ये ब्राउजर पे वर्क करता है, रन करता है, एग्जीक्यूट होता है। अभी हम बताएंगे आपको कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होती है और किस तरीके से वर्क करता है, ये सारा चीज, ठीक है। सॉरी, इसके बाद एक जावास्क्रिप्ट एक लाइब्रेरी होती है jQuery, जिससे कि आप लोगों को काफी हेल्पफुल होता है और जावास्क्रिप्ट यूज करने में काफी इजी हो जाता है और काफी इंटरेस्टिंग भी है ये। जैसे कोई इवेंट हैंडलिंग लगाना हो गया कहीं पे, जैसे ड्रॉप डाउन आप क्लिक कहीं करते हो तो धीरे धीरे एक स्लाइड ओपन होता है, फिर धीरे धीरे स्लाइड अप हो जाता है। जैसे नारद भगवान होते हैं ना, जहाँ ना मर्जी वहीं प्रकट हो जाते हैं, ना आते दिखाई देते हैं ना जाते दिखाई देते हैं, वो जावा jQuery के थ्रू होते हैं। क्लियर है? चीजें समझ में आ रही है सबको? चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही? कोई वॉइस ऐसा तो नहीं है जो कि मैं बोल रहा हूँ आप लोग कैच ना कर पा रहे हो? आपकी आवाज आ रही है, क्लियर सर। चीजें समझ में भी आ रही है या नहीं? जी सर। ठीक है।
ठीक 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 ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बूट स्ट्रैप, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजाइनिंग के लिए। ठीक है, बूट स्ट्रैप CSS का फ्रेमवर्क है, इसको फ्रंट एंड फ्रेमवर्क भी बोला जाता है। तो इसको कुछ यूज करने में कुछ भी नहीं करना होता है, इंटरनेट से डाउनलोड करना होता है। जब हम इसको यूज करने लगे तो हम बताएंगे आपको। इन गेट बूट स्ट्रैप वेबसाइट होती है, वहां से डाउनलोड करते हैं हम लोग, और डाउनलोड करने के बाद इसको अपने प्रोजेक्ट के लाइब्रेरी में सेव कर लेते हैं और फिर इसको लिंक कर देते हैं, और इसमें बनी बनाई क्लास को हमें यूज करना होता है। CSS में हमें क्लास और सारे कोड को लिखना होता है, इसमें CSS की कोडिंग लिखी होती है, डिजाइनिंग की कोड लिखी होती है। बस हमें करना क्या है कि हमें केवल यूज करना होता है कि किस तरह से हमें चीजों को डिजाइन करना है, किस तरह से लेआउट तैयार करना है, क्या कलर होना चाहिए, इटेसेट्रा जितनी भी चीजें होती हैं मैक्सिमम 80% तक मैक्सिमम आपको बूटस्ट्रैप में अवेलेबल होता है। राइट है, इससे आपके काम आसान हो जाते हैं, कोडिंग कम करना पड़ता है। ठीक है, बूटस्ट्रैप में हम लोग पढ़ेंगे बूटस्ट्रैप 4। इस समय पे लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, वो बूटस्ट्रैप 4 चल रहा है। इसके पहले 3 चल रहा था, 3, 3.7, 3.4 इस तरीके से। इसके बाद बात आती है PHP की। देखिए PHP की जब बात आती है तो यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं, एक तो कोर PHP होता है और एक PHP++ होता है। कोर PHP को केवल PHP लिखा जाता है, और एडवांस PHP को PHP++ लिखा जाता है, टेक्निकल लैंग्वेज में होता है। वैसे नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं कोर PHP और एडवांस PHP, लेकिन टेक्निकली लैंग्वेज में अगर आपको कहीं बताना हो या लिखना हो तो आप कोर PHP को केवल PHP बताएंगे, और एडवांस PHP को PHP++ लिख करके आप इंडिकेट कर सकते हैं। PHP का फुल फॉर्म होता है PHP: हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इसका पहले दूसरा कुछ नाम था, पहले होम पेज था और भी पर्सनल होम पेज था समथिंग, लेकिन अब जो है PHP: हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर होता है। PHP स्पीक करते समय साइलेंट हो जाता है, ये इंग्लिश का थोड़ा प्रॉब्लम है। इसके बाद हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाते हुए पढ़ेंगे उसमें यूज करेंगे अजैक्स, सिंक्रोनियस जावास्क्रिप्ट XML फॉर्म होता है। अजैक्स कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती है, ये एक तरीके का मेथोडोलॉजी है, फंक्शन है, कि सेम पेज पे वर्क करना होता है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, और फिर आपका प्रोजेक्ट चलता ही रहेगा। ये चीज है, ये तो हो गए मेन हमारे टेक्नोलॉजीज कह सकते हैं आप। ये टेक्नोलॉजी हम लोग कवर अप करेंगे प्रोजेक्ट बनाते समय, और इसके यूज करके हम लोग पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे। एक चीज हम देखिए मिस कर गए, डेटाबेस। प्रोजेक्ट जब बनाएंगे तो डेटाबेस हम कौन सा यूज करेंगे, तो डेटाबेस यूज करेंगे MySQLi। MySQLi डेटाबेस नहीं होता है, नॉर्मली बोला जाता है डेटाबेस होता है MariaDB। ये अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसको नोट कर सकते हैं। MariaDB डेटाबेस होता है, MariaDB। MySQLi डेटाबेस के क्वेरी को मैनेज करने का एक टेक्नोलॉजी है, ये क्वेरी मैनेजमेंट इसे भी बोला जाता है, बोल सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डिफिनेशन नहीं है। राइट, हाँ कोई कुछ पूछ रहा था, कौन बोल रहा था, किसको क्या पूछना था? सर प्रोजेक्ट बनने के बाद होस्टिंग भी कराओगे आप? लाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग होगी आप लोगों की, प्रोजेक्ट बनेगा फिर उसको सर्वर पे कैसे डाला जाता है ये भी हम आपको बताएंगे, मतलब लाइव कैसे किया जाता है, होस्टिंग पे कैसे किया जाता है, वो कंपनी के होस्ट पे हम आपको बता देंगे। ठीक है, और किसी कोई क्वेरी हो बारी बारी पूछ सकते हैं। हाँ सर मैं बता देता हूँ। हाँ, मैंने आपको होस्टिंग के लिए जो है ना भेजा हुआ था कि होस्टिंग के लिए क्या करना है आपको, तो आपने पेज इसके लिए किया है, आप जानते ही हैं, फिर आप सर से वो चीजें पूछने की जगह मुझसे पूछेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मैं एपोवर्स टेक्नोलॉजी से सोनू प्रकाश बात कर रहा हूँ। सारी डिटेल मैंने आप लोगों को भेजी हुई थी कि होस्टिंग भी, और अगर डोमेन लेना है तो उसका क्या चार्ज होता है, आपने क्या पे किया हुआ है उसके हिसाब से आप ये, मतलब मेरे हिसाब से तो
मतलब कोई लॉजिक नहीं बनता आपके इस क्वेश्चन का। अगर आपने पे किया हुआ है तो आपका प्रोजेक्ट होस्ट होगा ही होगा ऑटोमेटिक, और अगर आपने पे नहीं किया हुआ है तो आपका प्रोजेक्ट होस्ट नहीं होगा। आपका सिर्फ बनेगा ये तो आपको पहले से ही पता था। तो आप ये सर से पूछ के तो मुझे लगता नहीं है कोई आप मतलब कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिससे आपको मतलब सीखने का कुछ पॉइंट मिल रहा है। बाकी आपको होस्टिंग करनी है तो आपको मैसेज मेल मैंने किया हुआ था व्हाट्सएप पे कि होस्टिंग के लिए क्या पे करना है आपको। डोमेन लिया उसके लिए होस्टिंग ली जाती है, वो सारी डिटेल मैंने आपको भेजी हुई है। ठीक है, ठीक है सर, आप स्टार्ट कर लीजिए। क्या क्वेरी सॉल्व हो गई आप लोगों की? हेलो हेलो, यस सर। क्वेरी सॉल्व हो गई? आप लोगों को सब कुछ बताया Yes, जाएगा, sir. जितना सोनू सर ने आप लोगों को बताया होगा सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, टेक्निकली अगर सिलेबस से रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीख पाएंगे, राइट। और किसी कुछ पूछना है? अभी तक जितना मैंने बताया, जो भी टॉपिक का मैं नेम लिखा, अगर किसी को क्वेरी है तो पूछ लो अभी, या फिर हम आगे चलें, क्योंकि इन सारे टेक्नोलॉजी का फिर आपको इंट्रोडक्शंस देने हैं अभी। किसी कुछ पूछना हो अभी तक जितने बताएं, कोई वॉइस स्किप हो गई हो या कोई टॉपिक ऐसा हो जो ना समझ में आया हो, जो मैंने बोला है अभी तक कोई कंफ्यूजन हो, तो पूछ लो 5 मिनट में, या फिर मैं आगे चलता हूँ। सर ये एजेक्स के बारे में बताइए। एजेक्स एसिंक्रोनियस जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल होता है। जब हम इंट्रोडक्शन देंगे तो उस समय भी बताएंगे इसको बढ़िया से आपको। इसका यूज हम लोग मोस्टली वन पेज पे ही डिस्प्ले लेने के लिए कहते हैं, यानी कि पेज कभी कभी आप लोग देखते हो, कोई वेबसाइट रन करते हो आप लोग, कोई वेबसाइट को सफर करते हो, तो देखते होगे कि आप जब क्लिक करते हो तो पूरा पेज लोड होता है, या फिर हम दूसरे पेज पे चले जाते हैं कोई आउटपुट देखने के लिए, राइट। एजेक्स का यहाँ पे यूज ये होता है कि हम पेज दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट नहीं होंगे, पेज रिलोड नहीं होगा, उसी पेज पे हमें आउटपुट मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम आपको बता दें कि जब आप कोई फॉर्म भरते हो गवर्नमेंटेड जॉब का या फिर एनीथिंग कोई भी, तो वहां पे कंट्री का नेम सेलेक्ट करते हो, उसके बाद फिर स्टेट का नेम सेलेक्ट करते हो, फिर सिटी का नेम सेलेक्ट करते हो ना। तो उस केस में आपका पेज रिफ्रेश तो नहीं होता, पेज लोड तो नहीं होता, लेकिन जो कंट्री आप सिलेक्ट करते हो उसी कंट्री का स्टेट आपको दिखता है दूसरे कॉलम में, दूसरे कंट्री का स्टेट नहीं दिखता है, राइट। फिर जिस स्टेट को आप सिलेक्ट करते हो उसी स्टेट का सिटीज दिखते हैं, दूसरे स्टेट के सिटीज नहीं दिखते हैं। ऐसा होता है ना, आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा इस चीज को। यस तो वो चीज एजेक्स से होता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि एजेक्स का हम लोग एक ही पेज पे आउटपुट पाने के लिए यूज करते हैं, जहां हमें पेज को रिलोड नहीं करना होता है, पेज को रिफ्रेश नहीं करना होता, वहां पे हम लोग एजेक्स का यूज करते हैं। एजेक्स कोई टेक्नोलॉजी नहीं होता है, कोई लैंग्वेज नहीं है कि हम एजेक्स को कह सकते हैं कि कोई लैंग्वेज है, कोई टेक्नोलॉजी है, नहीं, दिस इज रॉन्ग। एजेक्स इज अ मेथोडोलॉजी, एजेक्स इज एक फंक्शन टाइप में, एक मेथोडोलॉजी, एक तरीका है काम करने का। ठीक है, अभी तक भाई हम खाना ऐसे बना रहे थे, अब हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका है काम करने का। हम अभी तक ऐसे कर रहे थे कि हम दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो रहे थे, अब हम दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट ना होकर के हम इसी पेज पे करेंगे। इससे फायदा क्या होता है, जहां आप एक फंक्शन लोड होगा और वहां एक पूरी पेज लोड होती थी, तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है और चीजें थोड़ा सा अच्छी हो जाती है, स्टैंडर्ड तरीके से हो जाती है, राइट। क्लियर है? चलिए, हाँ क्लियर हो गया सर। यस सर। यस ये बढ़िया, ऐसे लिख दिया करो। ठीक है, आ जाओ हम HTML5 के बारे में देखते हैं, मतलब HTML के बारे में देखते हैं। HTML5 का अलग से कोई डिफिनेशन नहीं होता है, जो भी डिफिनेशन होता है HTML का होता है। और हम जो फीचर्स उसमें, जो टूल्स होते हैं, जो टैग्स होते हैं,
जो फंक्शनलिटीज होती है वो चीजें पढ़ेंगे, तो वो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी HTML5 के पढ़ेंगे यूज करके। क्लियर है? तो थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर थोड़ा सा CSS देखेंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास से प्रोजेक्ट पे स्टार्ट करेंगे। राइट? तो हम लोग प्रोजेक्ट भी बनाना सीखते जाएंगे और कैसे इन चीजों को यूज करके अपने आप को डेवलप करना है, उस लेवल तक पहुंचाना है कि हम कोई भी प्रोजेक्ट बना सके और जॉब मिल सके हमें, या फिर हम अपने को इस लेवल तक ले जाएं कि इन टेक्नोलॉजीज को ऐसे और भी इनके एडवांस वर्जन्स को हम पढ़ सकें। चलिए, HTML। सबसे पहले तो HTML होता क्या है? HTML, व्हाट इज HTML? अगर आपसे कोई पूछे कि HTML, सर ऑडियो प्रॉब्लम कौन है भाई? वॉइस नहीं पहुंच रहा है क्या मेरा? हेलो, वॉइस प्रॉपर्ली मिल रही है नहीं? यस सर। ठीक, यस सर। ठीक है, गुड गुड गुड। तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बहुत बढ़िया। आपने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताया, क्या नाम है? चला गया, जो भी है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पे अगर हम ध्यान देते हैं तो इसके फुल फॉर्म में, इसके स्टैंड फॉर्म में ही इसका डिफिनेशन छुपा हुआ है। कैसे? इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कौन है? ऑडियो प्रॉब्लम हो रही है। पिकेंदर कौन है भाई? आपको वॉइस नहीं मिल रही है पिकेंदर? हो सकता है कि आपके इंटरनेट के इशू हो रहा होगा, क्योंकि बाकी लोगों को मिल रही है। इट इज प्रोवाइड कंटेंट टू आवर वेबसाइट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब एक एक वर्ड का अगर ध्यान दें, हाइपरटेक्स्ट इसके डिफिनेशंस में, इसके फुल फॉर्म में क्यों लगा, क्या मतलब होता है, और एच से हाइपरटेक्स्ट ही क्यों हुआ, क्योंकि एच से बहुत सारे वर्ड होते हैं वर्ल्ड में, तो हाइपर ही क्यों लगा, टेक्स्ट ही क्यों लगा, दूसरा कुछ भी लग सकता था। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इस पे देखते हैं थोड़ा सा हम लोग। देखिए, हाइपरटेक्स्ट जो होता है वो कोई वर्ड नहीं होता है, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो हाइपरटेक्स्ट है। ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हाइपर प्लस टेक्स्ट। क्लियर है? हाइपर प्लस टेक्स्ट यानी कोई ऐसा टेक्स्ट जो हाइपर हो। राइट? कोई ऐसा टेक्स्ट जो हाइपर हो, नॉर्मल टेक्स्ट नहीं, जो हाइपर हो। अब किसी टेक्स्ट को हाइपर बनाना है तो कैसे बनाओगे? कोई चीज हाइपर कैसे होता है? कोई, किसी को हम लोग फ्रेंड सर्किल में रहते हैं, आपस में बोलते हैं कि आज फलाने सिंह हाइपर हो गए हैं। क्यों होता है ऐसा? क्यों बोलते हैं हम लोग? उनके साथ ऐसा क्या घटना घट गई कि वो हाइपर हो गए? अभी तक तो नॉर्मल थे। कोई ऐसा क्यों हो गया भाई? ये ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि उनके साथ एक एक्सटर्नल एनर्जी जुड़ गई, वो गुस्से हो गए या फिर थोड़ा कुछ गलत व्यवहार कर लगे, किसी से नाराज हो गए, तो हम लोग बोल दिए कि वो हाइपर है। यानी कुछ एक्सटर्नल चीजें उनके साथ जुड़ गई, एक्स्ट्रा चीजें जुड़ गई। उसी तरह से कोई ऐसा टेक्स्ट जिससे कुछ ना कुछ जुड़ा हो, कोई एक्स्ट्रा चीज जुड़ा हुआ हो, लिंक हो, वो टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट होते हैं। एनी टेक्स्ट, ऑडियो प्रॉब्लम, ये ऑडियो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा भाई? क्या अब मेरी वॉइस सही सुनाई नहीं दे रही है, या जा ही नहीं रही है, या फिर क्या कैसा हो रहा है, कोई बताएगा? सही आ रही है आपकी आवाज सर। आपकी वॉइस उनकी नेटवर्क आपकी खुद ही वॉइस मेरे पास नहीं आ रही, मैं कैसे बताऊं? फिर से बोलिए आप प्लीज। सर वॉइस क्लियर है सर आपकी। अपूर्वा धनंजय अड्डी, ओके, ठीक है। समझ में आ रहा है चीजें ना? आप लोग कैच कर पा रहे हो? यस सर। यस सर। ओके, गुड। तो ऐसा कोई ऐसा टेक्स्ट जिससे कोई एक्सटर्नल चीज लिंक हो, जुड़ा हो, उस टेक्स्ट को हम लोग हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। एनी टेक्स्ट लिंक द अनदर फाइल और अनदर एलिमेंट्स, दिस टेक्स्ट इज कॉल्ड ऑफ हाइपर टेक्स्ट। क्लियर है? देखिए, जिनको लगे कि कोई डिफिनेशंस ऐसा है जिसे उन्हें फ्यूचर में नीड हो सकती है, उसकी आवश्यकता पड़ सकती है, तो आप नोट कर लें अपने नोटबुक में। जब मैं बोलता हूँ उसे में नोट कर लीजिए, और नोटबुक अपना ओपन रखिए, पेन भी ओपन रखिए और माइंड भी, क्योंकि मैं
बुक बुक्स तो पढ़ाता हूँ नहीं, कहीं से देख कर पढ़ाता हूँ नहीं, मैं कब काम की बात बोल के निकल जाऊँ कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को लगे कि कोई टॉपिक्स ऐसा है, जैसे अभी मैंने हाइपरटेक्स्ट का डिफिनेशंस बोला, तो उससे अगर किसी को नीड हो तो आप नोट कर सकते हो, या वैसे भी इसका रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगा सोनू सर के माध्यम से, या फिर जैसे भी सोनू सर आपको बता देंगे जैसा भी होगा, राइट, ठीक है। तो अब बात ये तो हुआ हाइपरटेक्स्ट, हम लोग जाने कि हाइपरटेक्स्ट होता क्या है, बट HTML में क्यों लगा, अभी तक ये नहीं क्लियर हुआ। तो HTML में इसलिए लगा क्योंकि किसी भी टेक्स्ट को अगर हाइपरटेक्स्ट बनाना है, यानी किसी भी टेक्स्ट से अगर कोई फाइल को जोड़ना है, तो ये काम HTML में ही पॉसिबल है, दूसरा किसी में भी नहीं पॉसिबल है। जैसे हाइपरटेक्स्ट का एग्जांपल आपको दे दूं, आप लोग MS वर्ड यूज करते होंगे, MS वर्ड में ऊपर एक हाइपरलिंक का ऑप्शन होता है मेन टैब बार में, उस पर क्लिक करते हो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसमें एक डिस्प्ले टेक्स्ट होता है और एक बॉक्स होता है लिंक का। आप डिस्प्ले टेक्स्ट में कुछ टेक्स्ट लिखते हो, क्लिक मी या समथिंग, और नीचे URL डाल देते हो, अब तब इंटर करते हो तो क्या होता है, वो टेक्स्ट जो है आपने डिस्प्ले टेक्स्ट में जो डाला है वो ब्लू कलर का हो जाता है, और फिर जब उस पर क्लिक करते हो तो वो आपको उस URL पे ले जाता है जो आप URL डाले रहते हो। तो जो ब्लू कलर का टेक्स्ट दिख रहा है वो आपका हाइपर टेक्स्ट होता है, और वो पूरा प्रोसेस हाइपरलिंक बोला जाता है। वो चीजें अलग बात है कि MS वर्ड ने हमें इंटरफेस दे दिया, हम उसको यूज कर करके हाइपर टेक्स्ट बना दिए, लेकिन बैकएंड में वहां HTML की कोड जनरेट होती है। क्लियर है? तो HTML में कैसे बनाते हैं, इसमें एक टैग होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एंकर टैग, हम अभी आपको यूज करेंगे, हम लोग तो बताएंगे उस बारे में। एंकर टैग href, अब इसके अंदर अभी मैं हाई डाल दे रहा हूं, आपको URL डालना होता है https www, क्या डाल दूं भाई आप लोगों का सबसे पसंदीदा facebook.com, या फेसबुक। अभी तो ये रन नहीं करेगा ये स्क्रिप्ट एक लाइन का एंकर टैग का, क्योंकि नोटपैड में है, अभी हम बताएंगे, ये आपको दिखाने के लिए बता रहे हैं। अब इसमें जो ये फेसबुक मैंने लिखा हुआ है, ये सिलेक्टेड फेसबुक जो लिखा हुआ है, ये आपका हाइपर टेक्स्ट होगा, और ये पूरा प्रोसेस हाइपरलिंक होगा। अब इस पे जब क्लिक करोगे तो आप इस URL पे पहुंच जाओगे। ये इस तरह से ये हाइपर टेक्स्ट हुआ, और HTML भी इसलिए लगा क्योंकि ये HTML के माध्यम से ही बनता है, HTML के टूल्स को यूज करके ही बनता है। क्लियर है ये चीजें? किसी कोई डाउट्स नहीं है तो पूछ लो, डाउट्स नहीं तो मत पूछो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं मार्कअप की, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे इन सब चीजों का। मार्कअप क्या है भाई? तो ये भी कोई वर्ड नहीं होता, मार्कअप 2 वर्ड से बना हुआ है, मार्क प्लस अप। क्या लगता है क्या कह रहा है ये कह रहा है मार्क अप, मार्क करो ऊपर, किसके? किसी के भी ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर, यानी किसी भी टेक्स्ट के ऊपर मार्क करना है। यानी कि अगर हमें कुछ भी काम करना है, एनीथिंग, उसे किसी टेक्स्ट को डिजाइन करके रेड कलर में करना है, या उसे मोटा पतला लंबा चौड़ा करना है, टेढ़ा एड़ा बेड़ा, हमें मार्क लगा करके ही करना पड़ेगा, और वो काम HTML में होता है। HTML में अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को डिजाइन करना है, उसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है, उसका कलर चेंज करना है, उसको मोटा पतला लंबा चौड़ा एड़ा बेड़ा छड़ा जो भी करना है, वो कुछ भी करना है, तो आपको उस टेक्स्ट के ऊपर मार्क लगाना पड़ेगा, यानी कि आपको टैग लगाना पड़ेगा। उस मार्क को HTML के ये हमको समझाने के लिए बोल दिया मार्कअप के मार्क, लेकिन में HTML की लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में तो टैग बोलते हैं कि हमें टैग लगाना होता है, और उन्हीं टैग के बारे में HTML में हमें पढ़ना है। क्लियर है? ये चैट बॉक्स में क्या क्या लिखते रहते हो भाई, कौन कौन है ये? मार्कअप मीन्स मेकिंग बोल्ड, इटैलिक एंड समथिंग एल्स। मयंक पाल, केवल बोल्ड, केवल इटैलिक ही नहीं होता, बल्कि आपको कलर भी चेंज करना होता है। अभी HTML का हम लोग यूज करेंगे, कोड करके दिखाएंगे आप लोगों को, करेंगे तो आप देखेंगे कि केवल बोल्ड ही नहीं, बोल्ड भी होगा, अगर आप B टैग लगा देंगे, इटैलिक करना है तो I टैग लगा देंगे किसी टैग के ऊपर, कुछ भी करना है, समथिंग कुछ भी करना है आपको तो टैग लगा करके ही करना होगा। आई थिंक समझ गए होंगे आप। क्लियर है?
लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या होती है भाई, कौन बताएगा? लिख के बताना, बोलना मत एक साथ सभी लोग बोलने लगो। लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या होती है, इसे नॉर्मल बताओ, किसी एक जैसे HTML के लिए ही नहीं, नॉर्मल लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज। अगर आप इंटरव्यू में गए पूछा जाए व्हाट इज लैंग्वेज तो क्या होगा? सर एक कम्युनिकेशन का वे है जिससे सामने वाले को हमारे थॉट्स या प्रोसेस जो हम समझाना चाह रहे हैं वो बहुत इजीली समझ में आ जाए। ओके, और कोई? Sir, और भी कोई it's है? a mean. Sir, it's a mean to communicate with other persons. बहुत बढ़िया, गुड। और कोई? चलो ठीक है, ऐसे तो बताने को तो 42 लोग में तो पूरा समय ही निकल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि लैंग्वेज इज अ मीडियम फॉर कम्युनिकेट बिटवीन ईच एंड अदर। क्लियर? या बोथ पर्सन या बोथ एलिमेंट्स। लैंग्वेज बातचीत करने का एक तरीका होता है, माध्यम होता है। आप लोगों ने बताया, बहुत बढ़िया बताया, सही है, एब्सोल्युटली राइट है। लैंग्वेज माध्यम होता है बातचीत करने का। वो बातचीत दो लोगों के बीच में भी हो सकती है, दो एलिमेंट्स के बीच में हो सकती है। जैसे हम लोग इंटरनेट पे कुछ चीज सर्च करते हैं, गूगल पे लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, अपना नाम ही टाइप कर दो तो वो कुछ ना कुछ हमें आउटपुट देता है। उस आउटपुट को हम पढ़ते हैं, यानी हमने अपना इनपुट दिया, उसने हमें आउटपुट दिया। एक तरीके के यहाँ कम्युनिकेट ही तो हो रहा है। तो ये कम्युनिकेट जिस लैंग्वेज के माध्यम से हो रहा है वो HTML होता है। कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, कुछ पूछना है? हेलो भाई, किसी को अगर कुछ पूछना है तो पहले मैसेज बॉक्स में आप चैटिंग में लिख दो कि सर मुझे कुछ पूछना है या कोई डाउट्स है, फिर मैं आपको आपके नेम से बोलूंगा कि हाँ भाई आप पूछ लो, तो फिर ऐसे सही रहेगा, मतलब इको नहीं होगा और डिस्टरबेंस भी नहीं होगा, राइट? ठीक है, तो लैंग्वेज के बारे में आप लोग जानते हो। अगर किसी को डिफरेंसेस नोट करने हैं, जानने हैं, तो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। लैंग्वेज इज अ मीडियम फॉर कम्युनिकेट बिटवीन both persons, between two persons या two elements या each to another anything। क्लियर? अब HTML भी लैंग्वेज है एक तरीके से, PHP भी लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट भी लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि हम अभी बताया आपसे कि इंटरनेट पे अगर हम कुछ भी सर्च करते हैं तो हम इनपुट देते हैं, गूगल हमें आउटपुट देता है। तो ये भी एक कम्युनिकेशन हो रहा है, यहाँ भी कम्युनिकेट हो रहा है। और ये जिस लैंग्वेज से हो रहा है वो HTML से हो रहा है, क्योंकि ब्राउजर पे HTML ही रन करता है। क्लियर है? HTML से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, 4-6 पॉइंट्स हैं, मैं बोल दे रहा हूँ। ये रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप लोग नोट कर लेना, या फिर अगर आप लोग नोट पैड ओपन किए हो तो नोट कर लो। HTML इज स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML होता क्या है, व्हाट इज HTML अगर क्यों पूछ दिया जाए तो आप लोग ये कभी ना बताएं कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, क्योंकि अपने HTML की डिफिनेशन हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज नहीं होता। HTML का स्टैंड फॉर होता है, फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML, व्हाट इज HTML? तो HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। बस इसके बाद अगर आपको जोड़ना है तो जोड़ सकते हो कि हाइपरटेक्स्ट इज अ स्टैंड फॉर ऑफ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लेकिन व्हाट इज HTML? HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर? HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर है? HTML इज एरर फ्री लैंग्वेज। HTML एरर फ्री लैंग्वेज है, ये एरर नहीं देता है, बहुत सीधा साधा इंसान है, कुछ भी लिख दोगे वो कुछ ना कुछ आपको आउटपुट दे ही देगा। गलत लिखोगे तो गलत, सही लिखोगे तो सही, सठम साठम समाचार, जैसा आप इनपुट डालोगे वैसा वो दे देगा। क्लियर है? दूसरी चीज, HTML इज डेवलप्ड बाय टिम बर्नर्स-ली। HTML को टिम बर्नर्स-ली साहब ने डेवलप किया था। 1991 में इसका फर्स्ट वर्जन आया था, 1991, लेकिन पब्लिश नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि 1991 में फर्स्ट वर्जन था और उसमें बहुत सारी खामियां रह गई थी, बहुत सारी चीजें बग्स रह गए थे, इसलिए वो पब्लिश नहीं हो पाया। फाइनली ली साहब ने पूरे 4 साल वर्क किया और वो सारे जो भी खामियां थे उसको पूरा खत्म किया, बग्स को फिक्स किया, और इसका सेकेंड वर्जन आया HTML 2.0 1994 में। कुछ बुक्स में आपको 1994 मिलेंगे, कुछ वेबसाइट्स पे, कुछ जगहों पे, कई जगह 1995 मिलते हैं, कहीं 1996 मिलते हैं, कहीं 4 मिलते हैं। स्टैंडर्ड जो होता है वो 1994 और 5 को ही माना गया है।
और ऐसा भी कहा जाता है कि HTML के फर्स्ट वर्जन लॉन्च नहीं हुआ था, केवल डायरेक्ट 2 वर्जन ही आया था। तो ऐसी बात नहीं है, HTML के फर्स्ट वर्जन बना था, बस वही है कि बग्स की वजह से पब्लिश नहीं हुआ था, इसलिए सेकेंड वर्जन जब आया उसको फिक्स करने के बाद तो चीजें क्लियर हुई और फिर पब्लिश हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है HTML पेज सेव विथ .html एक्सटेंशन। देखिए हर पेज का एक एक्सटेंशन होता है, जैसे हम लोगों के नाम के आगे एक्सटेंशन लगा होता है, किसी का सिंह होता है, किसी का मिश्रा होता है, पांडे होता है, शुक्ला होता है, केसरवानी होता है, एटसेट्रा जो भी होता है वो हम लोगों का एक्सटेंशन है। उसी तरह से हर पेज का एक एक्सटेंशन होता है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ जो पेज मैंने ओपन किया है, यहाँ पे देखिए मैं सिलेक्ट करने, ये जो इसका नेम लिखा हुआ न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट टेक्स्ट, तो जो डॉट टेक्स्ट लिखा हुआ है ये आप इस पेज का एक्सटेंशन है। उस तरह अगर हम HTML में कोई पेज बनाएंगे, जैसे मान लीजिए हमने बना दिया होम डॉट HTML, इस तरीके से हम किसी भी पेज का नेम रखेंगे। HTML पेज सेव विथ डॉट HTML एक्सटेंशन। क्लियर है? इतना सबको क्लियर है? किसी को कुछ पूछना हो अभी तक में इतने में तो पूछ सकता है, लेकिन बारी Yes, sir, बारी। clear. बताओ। आयुषी यस सर क्लियर है, ठीक है, तो सबको मान लें क्लियर है। ठीक है, तो अब आते हैं HTML पे और एक पेज बनाते हैं और कुछ टैग्स लिखते हैं, राइट, और देखते हैं कि HTML को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। उसी में हम CSS की नीड पड़ेगी, तो CSS को भी हम उसी समय डेफिनेशन देंगे और उसको यूज करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए अब कोर्स है, इसी में हम एक पेज बनाते हैं। चलो आज आप लोग डेफिनेशन कुछ पढ़ लो HTML के। 1.html एक्सटेंशन लगाया, देखिए क्या बोल रहा है, इफ यू चेंज अ फाइल नेम एक्सटेंशन द फाइल में बिकम अनविजुअल, आर यू श्योर यू वांट टू चेंज। ये पूछ रहा है कि भैया आप एक्सटेंशन चेंज करना चाहते हैं क्या? हाँ बिल्कुल चेंज करना चाहते हैं, हमने चेंज कर दिया। देखिए अगर आप चेंज कर लेंगे तो यहाँ पे टाइप में क्रोम HTML डॉक्यूमेंट लिख के आएगा, यानी कि जो आपका डिफॉल्ट ब्राउजर सेट रहेगा उस ब्राउजर का नेम टाइप में आएगा कि क्रोम HTML डॉक्यूमेंट, ये HTML टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं। किसी किसी के सेटिंग्स में यहाँ एक्सटेंशन नहीं दिख रहा होगा तो उन्हें चेंज करने में दिक्कत होगी। तो जिन लोगों का विंडोज 10 होगा, व्यू पे जाएंगे और देखिए यहाँ फाइल नेम एक्सटेंशन है, आप में अनचेक होगा तो इस तरह से दिखेगा, यहाँ एक्सटेंशन नहीं दिख रहा है, तो कुछ नहीं करना है, आपको इसको चेक कर देना है, दिखने लगेगा .html। क्लियर है? रन कराने के लिए अब यहाँ ब्राउजर का आइकन बन रहा है, आप डबल क्लिक कर देंगे तब पर भी आपके ब्राउजर पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज आप राइट क्लिक करके ओपन विथ में जाके आप अपना ब्राउजर सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी ब्लैंक आ रहा है क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं अभी उसमें। तो HTML के रिक्वायरमेंट्स होगा क्या क्या? एक अपडेटेड वेब ब्राउजर होनी चाहिए, अपडेटेड होने चाहिए तभी लेटेस्ट वर्जन चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। दूसरी चीज, एक कोड लिखने के लिए कोड एडिटर की आवश्यकता होगी, जैसे नोटपैड ++, नोटपैड, VS कोड, सबलाइन, ड्रीम व्यूवर एटसेट्रा, बहुत सारे हैं, एटम है, ब्रैकेट है, फलाना ढिमका बहुत है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अभी आप लोगों को सीखना है तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप हाथ से कोडिंग करेंगे उतना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और सीख पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप सब नोटपैड++ यूज करिएगा। क्या नोटपैड++ यूज करना है कोड लिखने के लिए, रन कराने के लिए अपडेटेड एक वेब ब्राउजर को यूज करना है, और सेव तो डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं फोल्डर बना के, ठीक है। अब कोड कैसे लिखेंगे इसमें हम, तो राइट क्लिक करना है, देखिए एडिट विथ नोटपैड++ आ रहा है, आप ओपन कर लेंगे और इसमें आप कोडिंग लिखना स्टार्ट कर देंगे।
अभी हम रन करा रहे हैं तो कुछ भी नहीं डिस्प्ले हो रहा है, केवल 1.html आ रहा है। इसे टाइप बोलते हैं। टाइप में फाइल का टाइटल आता है, अगर आप टाइटल दोगे टाइटल आएगा, अदरवाइज नेम आता है फाइल का। आइए, सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? डॉक टाइप HTML, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ डॉक टाइप लगाई जाती है। ये HTML का फर्स्ट टैग होता है। डॉक टाइप का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट टाइप। ये HTML वेब ब्राउजर को ये बताता है कि भैया ये जो पेज रन कर रहा है वो किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, किस टाइप का है, तो इसके साइड में लिखा हुआ है HTML। एक्सक्लेमेशन मार्क्स का कोई मतलब नहीं होता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स डॉक टाइप एक साथ है। हाँ बोलो सर, बोलो ये भैया, लगाना कौन बोल के रुक नेसेसरी? गए? देखो भाई देखो, लगाना तो नेसेसरी नहीं है। HTML में अगर आप टैग नहीं लगाओगे तो फिर रन कर जाएगा, लेकिन दिस इज रॉन्ग मेथड। स्टैंडर्ड नहीं बोलता। कोड कर रहे हो तो आप प्रॉपर तरीका से करो। और SEO के पर्पज से, SEO जानते हो डिजिटल मार्केटिंग के पर्पज से आपकी वेबसाइट को SEO फ्रेंडली नहीं मानी जाएगी, क्योंकि गूगल क्रॉल करता है तो उस समय पे सारी चीजें चेक करता है, कौन सी चीज को कहाँ पे किस तरह से यूज किए हैं। नहीं यूज करेंगे तो भी आपका प्रोजेक्ट रन करेगा, डेफिनेटली रन करेगा, बहुत बढ़िया से रन करेगा, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है और ये एक बैड हैबिट होता है और SEO फ्रेंडली भी नहीं होगा। इसलिए आप प्रॉपर तरीके से यूज करें। क्लियर है? हैबिट ही ऐसा बनाएं कि गलती ना हो। ठीक, क्लियर है ना? इसके बाद जो टैग होता है वो होता है HTML टैग। देखिए, HTML में दो तरीके के टैग पाए जाते हैं, होते ही हैं। एक सेल्फ क्लोजिंग टैग, पहला क्या होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग, और दूसरा जो होता है वो होता है कंटेनर टैग। सेल्फ क्लोजिंग टैग, कंटेनर टैग। सेल्फ क्लोजिंग टैग का ओपनिंग टैग नहीं होता है, सॉरी, सेल्फ क्लोजिंग टैग का क्लोजिंग टैग नहीं होता है, केवल ओपनिंग टैग होता है, मतलब एक ही टैग होता है। लेकिन कंटेनर टैग का ओपनिंग टैग अलग होता है और क्लोजिंग टैग अलग होता है। हम बीच बीच में बताते चलेंगे, या फिर आप देख के कुछ दिन बाद समझ जाएंगे कि कौन सा ओपनिंग टैग है, कौन सा क्लोजिंग टैग है। जैसे HTML इज अ कंटेनर टैग। इस तरीके से ये ऊपर वाला जो है ये है आपका ओपनिंग टैग और ये है आपका क्लोजिंग टैग। क्या लिख रहा हूं मैं? क्लोजिंग टैग, राइट। इस तरीके से ओपनिंग टैग होता है, इस तरह से क्लोजिंग टैग होता है। दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है। जिस तरह से ओपनिंग टैग होता है उसी तरह से क्लोजिंग टैग भी होता है। फर्क इतना है कि क्लोजिंग टैग में पहले एक स्लैश लग जाती है, बैक स्लैश लग जाता है, राइट। क्लियर होगा आई थिंक। कौन कौन है भाई? अच्छा, सबको यस सर है, ठीक है, गुड है, बढ़िया समझ रहे हो। जिस किसी को भी अगर कोई भी डाउट्स होगा बेहिचक बिना किसी संकोच के पूछ लेना, मैसेज बॉक्स में डाल देना कि सर हमें एक चीज टॉपिक पे पूछना है। हम आपके नाम लेके बोलेंगे कि आप पूछ लो, फिर आप पूछना, क्योंकि इस तरह के एक साथ सब लोग आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बिना हिचक के आप लोग जरूर पूछ लेना जो भी डाउट्स होंगे। डाउट्स मन में मत रखना, ठीक। बी फ्रेंडली होकर पढ़ना है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं रखना है, ज्यादा क्लोजर भी नहीं होना है, ठीक है। बी फ्रेंडली होकर पढ़ना है, बी फ्रेंडली पूछना है, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। 2 ही पॉइंट पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। अब क्या है कि HTML टैग हम लोग लगाते हैं HTML को स्टार्ट करने के लिए। नहीं भी लगाओगे तब पर भी HTML स्टार्ट होगा, लेकिन वही बात है SEO फ्रेंडली नहीं होगी और बैड हैबिट हो जाएगा, स्टैंडर्ड अलाउ नहीं करता, इसलिए सभी टैग को लगाते चलिए। नेक्स्ट टैग जो होता है वो हेड टैग होता है। हेड टैग इज आल्सो कंटेनर टैग। ये हेड टैग के अंदर हम पेज के सपोर्टेड एलिमेंट्स को रखते हैं, जैसे किसी पेज का लिंक देना हो गया, CSS का लिंक देना हो गया, JS का लिंक देना हो गया। मेटा टैग रखते हैं। मेटा टैग हम आपको अभी नहीं बताएंगे, मेटा टैग के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे जब बूटस्ट्रैप पढ़ाने लगेंगे, उस समय पर मेटा टैग नेसेसरी होगा और इम्पोर्टेंट होगा, और अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि मेटा टैग नहीं लगाएंगे तो आपकी वेबसाइट जो है, सॉफ्टवेयर जो है, ये डिवाइस फ्रेंडली नहीं होगी।
रिस्पॉन्सिव नहीं, सॉरी, रिस्पॉन्सिव नहीं। हाँ रिस्पॉन्सिव। इसके बाद होता है टाइटल टैग। टाइटल टैग इज कंटेनर टैग, बट इसे हेड टैग के अंदर ही यूज करना होता है। हेड टैग के अंदर जो भी एलिमेंट्स आप रखोगे वो डिस्प्ले नहीं होगा। टाइटल जो है वो आपके टाइप में डिस्प्ले होगा। यहाँ पे ये जहाँ 1.html लिखा हुआ है यहाँ पे आपका टाइटल होगा, और यहीं से गूगल जो है क्रॉल करता है। जब मेटा टैग पढ़ाएंगे तो उसमें आपको कीवर्ड और डिस्क्रिप्शन डालना सिखाएंगे, और इसका टाइटल यहीं से गूगल क्रॉल करता है, और एसईओ वाले जो भी डिजिटल मार्केटिंग टीम होती है वो वहां से उसे प्रमोशन का काम करती है। क्लियर है? तो यहाँ पे लिख देते हैं, समझ में आ भी रहा है? आप सब लोग ऐसे ही बोलते जा रहे हो, समझ में आ रहा है? माय फर्स्ट आ रहा है सर समझ में। अब ये कहाँ डिस्प्ले होगा भाई? माय फर्स्ट प्रोग्राम टाइप में दिख रहा है सबको? एवरीथिंग इज क्लियर सर। मयंक पाल, बहुत बढ़िया। माय फर्स्ट प्रोग्राम दिख रहा है कहाँ पे डिस्प्ले हुआ है? टाइप में। यानी कि हेड टैग के अंदर अगर हम टाइटल टैग लगाते हैं तो ये जाकर के हमारा पेज के टाइप में डिस्प्ले होता है, बाकी कहीं डिस्प्ले होता है। राइट है? देन अब आते हैं हेड टैग के बाहर, लिखते हैं बॉडी। ये आपका वर्क एरिया होता है, यहाँ से आप पेज डिजाइन करेंगे। बॉडी सेक्शन, इसके अंदर जो भी आप लिखोगे यहाँ लिखोगे। इधर क्लियर, ये जो पेज है आपका व्हाइट कलर दिख रहा है, इस बीच में आप डिजाइन करोगे। ठीक है? और HTML की कोड जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ क्लियर हो रहा है? देखो इस पे क्लिक कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये HTML टैग के अंदर है। इस हेड टैग पे क्लिक करो, समझ में आ रहा है कि टाइटल टैग हेड के अंदर है। आप लोग भी इसी तरह से HTML कोड लिख लीजिएगा। सीधा करने की कोशिश मत पड़ जाना, इस तरह से टेढ़े मेढ़े एनाकोंडा की तरह रखना। ठीक है? एनाकोंडा मूवी सब लोग देखे होंगे, आपको बढ़िया से देखे होंगे, तो उसी तरह से रखना इसको। अब अगर मान लीजिए, अब यहाँ से एक एक चीज थोड़ा सा पढ़ते चलना, थोड़ा सा HTML कुछ टैग्स बताएंगे, उसके बाद सीधे हम CSS थोड़ा सा करने के बाद, थोड़ा करने के बाद फिर हम लोग प्रोजेक्ट पे मूव कर जाएंगे 1-2 दिन के बाद अंदर। ठीक, क्योंकि प्रोजेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, प्रैक्टिकली ज्यादा देखना है, वहां से आप लोगों को बहुत ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखने को मिलेगा, अच्छा चीजें मिलेगा, इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी सीखने की, बहुत मजा आएगा। ठीक है भाई? अब जैसे मान लीजिए रिक्वायरमेंट है, ये जो हमारा बैकग्राउंड पेज है व्हाइट कलर, इस पर कलर बनाना है, कलर चेंज करना है। तो बॉडी टैग का एक एट्रीब्यूट होता है, देखिए आप लोग नोट कर सकते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट। HTML में 3 तरीके के एलिमेंट होते हैं। एक होता है टैग, दूसरा होता है एट्रीब्यूट, और तीसरा होता है उस एट्रीब्यूट का प्रॉपर्टी। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, एक होता है टैग, ये जो बॉडी लिखा हुआ है, हेड लिखा हुआ है, टाइटल लिखा हुआ है, तो ये टैग है। फिर होता है उस टैग का एट्रीब्यूट, जो कि ओपनिंग टैग में लगाई जाती है, और हर एट्रीब्यूट का अपना प्रॉपर्टी होता है, जिसे वैल्यू भी कुछ लोग बताते हैं, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी ही बोली जाती है, तो प्रॉपर्टी होता है। ये 3 तरीके के एलिमेंट HTML में होते हैं। एक होता है बीजी कलर, ये रेड कलर में जो बीजी कलर में लिखा हूं, दिस इज एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग, एंड बीजी कलर इज सपोर्ट ऑफ ओनली बॉडी टैग एंड टेबल टैग। यानी कि बीजी कलर एट्रीब्यूट 2 टैग को ही केवल सपोर्ट करता है, एक बॉडी टैग को, दूसरा टेबल टैग को। टेबल टैग हम लोग आगे देखेंगे। क्लियर है? अब इसके अंदर कलर का नेम डालना है, जो कलर में हमें करना है, जिस कलर का बैकग्राउंड कलर नीड है चेंज करने का, वो कलर का नेम हम लोग डालेंगे, जिसे हम लोग उस एट्रीब्यूट का प्रॉपर्टी बोलते हैं। कुछ एट्रीब्यूट सभी टैग को सपोर्ट करते हैं, कुछ एट्रीब्यूट कुछ स्पेसिफिक टैग को ही सपोर्ट कर पाते हैं। क्लियर है? जैसे मान लो रेड करना है बैकग्राउंड पर, तो हम यहाँ रेड लिख देंगे। ये देखो कुछ ज्यादा ही रेड हो गया। ठीक है? यहाँ पे आप हेक्सा कोड भी लिख सकते हो। रेड का हेक्सा कोड होता है BB0000, 6 डिजिट का होता है। ठीक है? थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, क्योंकि हेक्सा कोड जिस कलर के टोन के लिए बनाई जाती है वही होता है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग
हेक्सा कोड ही यूज करने का प्रैक्टिस करें, हाईलाइट करें। हेक्सा कोड मिलेगा कहाँ से? तो आप गूगल पे जाएं और लिखें कलर नेम इन HTML, कुछ भी लिख दो गूगल पे, तो बेचारा दे ही देता है। W3 स्कूल देख लो या कहीं से भी देख लो, कलर का नेम या HTML कलर, यहाँ पे जाके देख लो, आपको हेक्सा कोड्स मिल जाएंगे। देखिए ये मिल रहा है, इस कलर का हेक्सा कोड ये होता है। अगर इसे कॉपी करके पेस्ट करोगे, चाहे FF5733, ये उस कलर का बन जाएगा। इस तरीके से आपको नेट से हेक्सा कोड मिल जाएगा। बहुत से कलर हैं, अब बहुत से कलर के बहुत से हेक्सा टैग हैं। जल्दी मतलब कि अगर आप कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया, आप लोग कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, वहां से देख के यहाँ पे टाइप करेंगे तो 2-4 बार करेंगे तो आप लोगों को भी याद हो जाएगा। जैसे मुझे भी कुछ कलर के हेक्सा कोड याद हो गए हैं, कुछ नहीं भी याद हुए हैं। जो यूज किया आदमी वो याद है, जो यूज नहीं किया वो नहीं याद है। तो याद करने के लिए समय नहीं लगाना है इसके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हेडिंग टैग का। हेडिंग लिखते हैं ना हम लोग पैराग्राफ में, हेडिंग वो कैसे लिखते हैं? उसके लिए 6 टाइप के हेडिंग टैग होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के हेडिंग टैग होते हैं। क्लियर? H1 to H6 बहुत सही है। देखो भाई, जो लोग देख चुके हैं या फिर कहीं से उनको आइडिया है या नॉलेज है तो वो देखें, और भी अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। और जिनको नहीं है उनके लिए तो बता ही रहे हैं, वो भी देखें, मतलब सब लोग देखें। H1 दिस इज हेडिंग टैग। ये देखो इसमें उल्टा होता है, H1 H2 H3। तो H1 सबसे बड़ा होगा, उसका फॉन्ट साइज सबसे बड़ा होगा। H2 उससे H1 से छोटा होगा, H3 H2 से छोटा होगा, H4 H3 से छोटा होगा। इस तरीके से H6 बहुत सारा छोटा होगा। देखिए एक एक करके, ये है, दिस इज हेडिंग टैग। क्लियर है? यस सर। इसी तरह H2, बोरिंग तो नहीं लग रही है ना? क्यों भाई? हेलो? नो सर। नो यस नो सर, सर। नहीं बोरिंग नहीं लग रही। हैं? आप लोग किस किस कॉलेज से हो, क्या क्या कर रहे हो? आप लोग चैटिंग में लिख देना तो जरा हम भी जाने, पहचान जान पहचान हो जाएगी यार। चैटिंग लिख देना सब लोग, बोल के मत बताने लगना। गुरुकुल कंगरी यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे है भाई? जगह का नेम भी लिखना। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की, बहुत सही। MIT यूनिवर्सिटी ग्वालियर, MIT यूनिवर्सिटी एक नोएडा में भी है, यहाँ पे मैं गया था उसमें वर्कशॉप देने, अच्छा कॉलेज है। गलगोटिया, ओके। गुरुकुल गवर्नमेंट लेक्चर क्या है, लेदर इंस्टीट्यूट रुड़की। चलो ठीक है, अच्छे अच्छे कॉलेज से हैं आप लोग, कंग्रेचुलेशन, अच्छे अच्छे कॉलेज में हैं। वहां से निकलने के बाद आप लोग कुछ अच्छा करें। देखिए ध्यान देते हैं अब इधर, आई एम फ्रॉम IMS गाजियाबाद। अच्छा, IMS गाजियाबाद मेरठ वाले जो हाईवे पे है, MCA कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की, ठीक है। अब देखते हैं H3। H3 H2 से छोटा होता है। ये टेक्नोलॉजीज के बारे में आज और कल 2 दिन तक हम बताएंगे, उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। क्लियर? उससे आप लोगों को ज्यादा सीखने को मिलेगा। ये H3 छोटा हो गया। इसी तरह से H6 तक होता है। मैं एक ही बार में लिख करके सब आपको दिखा देता हूँ। H5 H6 6 टाइप के हेडिंग टैग हैं। ये देखो H6 इतना छोटा है कि सही से विजिबल भी नहीं हो रहा है।
आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, जिनको आता है उनको तो अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है उनको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? इसी तरह से कुछ और भी टैग्स होते हैं, जैसे पैराग्राफ टैग, टैग इसे बोलते हैं, दिस इज अ कंटेनर टैग आल्सो। अब पैराग्राफ हम कंटेंट कहाँ से उठाएंगे, आप लोगों की नॉलेज होना चाहिए डमी कंटेंट कहाँ से मिलता है। यहाँ पे लिख दीजिए सैंपल टेक्स्ट, लॉरम इप्सम डेवलपर्स का सबसे अच्छा साथी, कॉपी कर लो और यहाँ कर दो पेस्ट। पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ। ये देखिए एक पैराग्राफ बन गया। राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ा टेढ़े मेढ़े होगा, मार्जिन सही नहीं है, तो इसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है लाइन, अलाइनमेंट सेट करने के लिए। अलाइन एट्रीब्यूट के 4 प्रॉपर्टी होते हैं। कौन कौन? लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। टॉप और बॉटम मत लिख देना, अप डाउन मत लिख देना, गलत हो जाएगा। 4 एट्रीब्यूट होते हैं। कौन कौन? लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, 4 अलाइन एट्रीब्यूट के 4 प्रॉपर्टी होते हैं, लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई और सेंटर। अगर आप सेंटर करते हो तो सेंटर में अलाइनमेंट ठीक रखेगा, दोनों तरफ से टेढ़ा मेढ़ा कर देगा, दोनों तरफ से इसको मतलब नहीं रहेगा। ये देखो सेंटर में जो लाइन में कम टेक्स्ट था वो सेंटर में ला दिया, दोनों तरफ से इस तरह से कर दिया, इस साइडों में कर दिया। अगर आप लेफ्ट करते हो तो लेफ्ट तो बाय डिफॉल्ट होता है, अगर आप अलाइन एट्रीब्यूट नहीं लगाते हो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट चलता है। ये देखिए लेफ्ट साइड कर दिया, राइट से थोड़ा सा इधर उधर आ गया। राइट करोगे तो राइट साइड से हो जाएगा। समझ में आ रहा है चीजें? ये देखो लेफ्ट से हटा दिया अलाइनमेंट, राइट साइड में ठीक कर दिया। लेकिन अगर आप जस्टिफाई करते हो तो दोनों तरफ से अलाइनमेंट को फिट रखेगा, ठीक रखेगा। और मैक्सिमम जहां जहां पैराग्राफ लिखना होता है, अगर दूसरा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैक्सिमम जगह यही रिक्वायरमेंट होता है कि आप उसे जस्टिफाई में करके रखें। ये थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है और एक प्रोफेशनली भी अच्छा लगता है, मतलब देखने में अच्छा लगता है, और प्रोफेशनली भी जस्टिफाई को ज्यादा अच्छा माना जाता है। जस्टिफाई, ये देखिए दोनों तरफ से मार्जिन इक्वल कर दिया। लास्ट लाइन में नहीं किया होगा क्योंकि उसमें टेक्स्ट ही नहीं रहेगा तो करेगा कहां से। क्लियर है इतनी चीजें? ये तो हो गए HTML कुछ टैग्स। अभी इतने ही टैग नहीं होते, बहुत सारे टैग होते हैं, बहुत सारा टैग है इसमें। हम लोग प्रोजेक्ट जब करेंगे तो उसमें यूज करेंगे। किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो बी टैग, अभी किसी ने लिखा हुआ था कि मार्कअप का मतलब बोल्ड, बोल्ड भी कर सकते हो मार्कअप से, जैसे बी टैग, बी फॉर बोल्ड, बोल्ड करने के लिए। हमें हेलो को बोल्ड करना था, हमने उस पर मार्क लगा दिया, टैग लगा दिया 2, एक ओपनिंग टैग एक क्लोजिंग टैग। हेलो साहब हो गए बोल्ड, 3 बोल्ड हो गए पूरा का पूरा। ये देखो ठीक है। इटैलिक करना है तो आई टैग लगा दो, CSS से भी इटैलिक हो जाता है। एक थोड़ा सा तिरछा तिरछा आएगा। ये देखो तो इस तरह से बहुत सारे टैग्स होते हैं, हम लोग पढ़ते चलेंगे, यूज करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, देखते जाएंगे, सीखते जाएंगे। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए थोड़ा सा CSS का यूज कर लेते हैं हम लोग इसी पेज पे। तो सबसे पहले आगे चलें, HTML में जो बताया अभी तक उसमें से कुछ पूछना है, कोई डाउट्स है तो पूछ लो, अदरवाइज मैं CSS का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि मैं आज और कल तक ही केवल टेक्नोलॉजीज के इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। HTML में इतने टैग नहीं होते, ये बेसिकली मैं HTML का यूजेज। सर विल यू प्लीज क्लियर द डिफरेंस बिटवीन आई टैग एंड, रुक जा भाई पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं। किधर गया मैसेज तुम्हारा? आई टैग, EM टैग, ठीक है। आई टैग एंड EM टैग देख ही लो। हेलो भी
उसी तरह से आ रहा है, मतलब इटैलिक भी उसी तरह से आ रहा है जिस तरह से EM टैग में आता है, लेकिन आपको डिफरेंस दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू को अगर हम लोग देखना चाहें तो हम लोग नहीं देख पाएंगे। इसको जब ये स्टैंडर्ड में जाता है तो चीजें वहां पे डिफरेंस होती हैं, वैसे कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं। क्लियर है? आई टैग ये दोनों इनलाइन टैग होते हैं, बी टैग भी इनलाइन टैग होता है। आप किसी भी लाइन के बीच में यूज कर सकते हैं और इटैलिक करने के लिए। जैसे यहाँ पे अगर आपको यूज करना है EM टैग, तो चैटिंग बॉक्स से बंद हो गया। फर्स्ट में लगा लेते हैं। इस तरह से ये इनलाइन टैग होते हैं दोनों। और इनलाइन टैग का मतलब होता है कि किसी भी लाइन के बीच में किसी भी एक टेक्स्ट को अगर उस पे कुछ इफेक्ट लगाना है, जैसे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, चाहे उसका कुछ कलर्स लगाने, स्टाइल लगाने हैं, तो आप लगा सकते हैं वहां पे। इसलिए इन्हें इनलाइन टैग कहा जाता है। स्पैन टैग होता है इसी तरह से, जिस तरह से EM टैग होता है, लेकिन स्पैन टैग इटैलिक नहीं करता है, वो चीज वैसे रखता है, उसमें आपको सारे इफेक्ट लगाने पड़ते हैं CSS से। क्लियर है? और किसी कुछ पूछना है या आगे चले? अनुभव शायद कुछ बोल रहे हैं आप, लेकिन आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। यस सर, इट इज क्लियर। ओके, ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं CSS क्या होती है। CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कास्केडिंग स्टाइल शीट। इस CSS का यूज हम लोग HTML पेज पे को डिजाइन करने के लिए लगाते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था कि कहीं बिल्डिंग बनता है सर, स्टाइल टैग भी तो यूज होता है CSS के स्टाइलिंग के लिए। भैया मेरे इंतजार करो, वेट करो, आते हैं। स्टाइल टैग भी होता है, स्टाइल एट्रीब्यूट भी होता है, स्टाइल पेज भी होता है, मतलब एज ए पेज भी यूज करते हैं। आते हैं, लाइन पे आते हैं, ठीक है। तो कास्केडिंग स्टाइल शीट होता है और उसका यूज हम लोग करते हैं HTML पेज को डिजाइन करने के लिए, लेआउट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए। जो भी पेज अभी हम लोगों ने ये टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ है, जो भी, इसे इंटरेक्टिव करने के लिए भी हम करके दिखाएंगे आपको कैसे यूज करते हैं इसको HTML के साथ में। तो स्टाइल CSS यूज करने के 3 तरीके होते हैं, 3 टाइप से यूज कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि 3 टाइप के होते हैं। कुछ लोग कहते हैं, कुछ बुक्स में मिलता है, कहीं वेबसाइट पे कुछ जगह पे मिलता है कि CSS 3 टाइप, या कुछ जगह मिलता है कि CSS यूज वे ऑफ यूज ऑफ 3 टाइप, यानी कि 3 तरीके से यूज कर सकते हो और 3 तरीके के होते भी हैं। फर्स्ट इनलाइन होता है, सेकंड इंटरनल होता है और थर्ड एक्सटर्नल होता है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, फर्स्ट इनलाइन CSS, सेकंड इंटरनल CSS और थर्ड एक्सटर्नल CSS। क्लियर है? इनलाइन CSS में क्या होता है कि जिस तरीके से अभी हम लोग एट्रीब्यूट लगा रहे थे, जैसे अलाइन एट्रीब्यूट हम लोगों ने लगाया अभी ये ओपनिंग टैग में, उस तरह से हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट लगाते हैं और उसको प्रॉपर्टी देते हैं। जो भी प्रॉपर्टी हमें विड्थ देना है, हाइट देना है, कलर चेंज करना है, फॉन्ट साइज करना है, जो कुछ भी करना है, हम लोग एज ए एट्रीब्यूट यूज करते हैं उसको। इनलाइन, लाइन के अंदर, इन लाइन के अंदर यूज करते हैं। एक चीज हम आपको बताना भूल गए, HTML में कोई भी एट्रीब्यूट किसी भी टैग के ओपनिंग टैग में ही लगाई जाती है, क्लोजिंग टैग में नहीं लगाई जाती। आप पैराग्राफ टैग का ये क्लोजिंग टैग है, तो इसमें आप एट्रीब्यूट नहीं लगा सकते हैं, दिस इज रॉन्ग। आप कोई भी एट्रीब्यूट ओपनिंग टैग में ही लगाएंगे, ये फिक्स है। ये फ्रेशर लेवल पे इंटरव्यूज में पूछते हैं कुछ कंपनी में, ठीक है। तो इनलाइन ये हो गया। इंटरनल में कैसे यूज करते हैं भाई? तो हेड टैग के अंदर जहां टाइटल लिखे हैं, यहाँ पे स्टाइल टैग को यूज किया जाता है। अभी कौन था वो, क्या नाम था, मयंक कोई है, मयंक पलोना भी चैटिंग में लिखा था कि सर स्टाइल टैग भी तो होता है। सही बात, होता है। अब आप सुनो, स्टाइल इंटरनल CSS
को एज अ टैग यूज करते हैं। अब वो टैग कहाँ यूज करना है, बॉडी में भी यूज कर दोगे चल जाएगा, लेकिन इन्हें नहीं यूज करना चाहिए, एसईओ फ्रेंडली नहीं होती है, गूगल क्रॉल करने में दिक्कत करेगा। जब आप जीटी मैट्रिक्स पे जाकर चेक करोगे तो मालूम चल जाएगा। स्टाइल हमेशा पेज के हेड सेक्शन के अंदर ही यूज करना चाहिए विद द स्टाइल टैग। क्लियर है? स्टाइल सीएसएस, इंटरनल सीएसएस हमेशा हेड टैग के अंदर ही यूज करना चाहिए विद स्टाइल टैग। अब इंटरनल सीएसएस का मतलब होता है पेज के अंदर, यानी जिस पेज पे हमें डिजाइन करना है उसी पेज के हेड टैग के अंदर हम सीएसएस को यूज करेंगे स्टाइल टैग को ओपन करके। स्टाइल टैग इज अ कंटेनर टैग। क्लियर है? तीसरा जो होता है एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी, बाहर से, यानी हम एक सीएसएस का पेज अलग से बनाएंगे। तो जिस तरह से एचटीएमएल टैग के सीएसएस का एचटीएमएल टैग का एक पेज के एचटीएमएल पेज के एक्सटेंशन .html होता है, उसी तरह से सीएसएस के पेज का एक्सटेंशन भी .css होता है। क्लियर है? जैसे एचटीएमएल पेज का हम लोगों ने एक्सटेंशन .html रखा था, उसी तरह से अगर हम एक्सटर्नल सीएसएस को यूज करेंगे तो सीएसएस वाले पेज का एक्सटेंशन .css रखेंगे। क्लियर है? और उस पेज का लिंक हम जिस HTML पेज को डिजाइन करना होगा उस HTML पेज में देंगे, लेकिन कहाँ देंगे लिंक? हमेशा हेड टैग के अंदर देंगे। क्लियर है? आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा चीजें। देखते हैं आप कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले इनलाइन सीएसएस को देखते हैं, एक एक करके देखते हैं, लेकिन ये इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है और ये 2015 के नेट जेआरएफ के एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि अगर इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल तीनों सीएसएस लगा दिया जाए तो कौन चलेगा, मतलब कौन एक्टिव रहेगा, कौन एग्जीक्यूट होगा। तो अगर तीनों आप लगा दोगे तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उसी का होता है जो सबसे ज्यादा नजदीक होता है। तो इस केस में इनलाइन सीएसएस पहले चलेगा, पहले क्या इनलाइन सीएसएस ही चलेगा। ठीक है? हाँ, ओवरराइड कराने का सीएसएस ओवरराइड कराने के तरीके होते हैं, वो हम आपको बताएंगे आगे कि इंटरनल लगा दिए, इनलाइन लगा दिए, तो हम चाहते हैं कि इनलाइन न चल के इंटरनल चले तो इंटरनल को ओवरराइड करा दिए। ठीक है? लेकिन अगर ओवरराइड नहीं कराते हैं तो बाय डिफॉल्ट तीनों लगा दिए, तो तीनों में सबसे प्रायोरिटी ज्यादा इनलाइन सीएसएस, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नजदीक है, लाइन के अंदर है, एक पेज के अंदर है, एक लाइन और पेज के बाहर है। ठीक है? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जैसे मान लीजिए हमें इस पैराग्राफ को डिजाइन करना है, हम एज एट्रीब्यूट इनलाइन सीएसएस यूज करेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट ओपन करेंगे। इस तरह से क्या करना है भाई, लोग फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं, एक एक प्रॉपर्टी को आप लोग देखते जाइएगा क्योंकि सीएसएस में प्रॉपर्टी ही पढ़नी है। तो एक एक प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी के साथ वैल्यू क्या दिया जाता है, इन सब चीजों को आप देखते जाइएगा, जरूरत पड़ेगा तो नोट करते जाइएगा, अगर कोई डाउट्स होगा तो हमसे पूछ भी लीजिएगा। जैसे हमें फॉन्ट साइज बढ़ानी है, फॉन्ट साइज कितना कर दें, तो 20 पिक्सल कर देते हैं। सेव किया, रन कराया। ये देखिए फॉन्ट साइज बढ़ गया ना पहले से। अब हमें थोड़ा सा चारों तरफ से पैडिंग चाहिए, स्पेस चाहिए चारों तरफ से। किधर गया किधर गया किधर गया, ये इधर लेफ्ट साइड से भी, थोड़ा ऊपर से भी, नीचे से भी, इधर से भी, राइट साइड से भी। तो एक प्रॉपर्टी होती है पैडिंग, तो 20 पिक्सल कर देते हैं, तो ये चारों तरफ से इंटरनल स्पेस दे देगा। ठीक? तो इस तरह से हम यूज करते हैं इनलाइन सीएसएस। तीनों सीएसएस देख लेते हैं, उसके बाद हम किसी एक को लेकर चलेंगे और सारे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी तीनों में सेम ही होते हैं। अब इंटरनल, अगर इसी को इंटरनल सीएसएस यूज करना है, इनलाइन सीएसएस सबको समझ में आ गया? किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो। किसी को डाउट्स है क्या आगे चले इंटरनल सीएसएस में? किसी कोई डाउट्स है? नहीं है? नो डाउट सर। अभिषेक धीमन। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं इंटरनल सीएसएस। मैंने क्या बताया था, इंटरनल सीएसएस
एज ए टैग यूज करते हैं, लेकिन कहाँ टैग लगाएंगे? सेक्शन के अंदर। अच्छा, आपको परसेंटेज में देखना है, अभी दिखा देते हैं, इंटरनल में दिखा देंगे। इनलाइन में भी देख सकते हो, फॉन्ट साइज में, परसेंटेज में, अभी मैं पिक्सल में दिया था, परसेंटेज में तो क्या होता है। तो अभी हम आपको दिखा देते हैं, करके दिखा देते हैं। देखो, मेरा मानना होता है, अब इसको किसी भी तरीके से आप सोच सकते हो, लेकिन मेरा मानना होता है कि बच्चे को बताओ पहाड़ ऐसा होता है, जंगल ऐसा होता है, वैसा होता है, इससे बढ़िया एक रात उसको ले जाकर जंगल में छोड़ दो, जीवन में कभी नहीं भूलेगा कि पहाड़ कैसा होता है। ठीक है, अभी हम दिखाते हैं इंटरनल सीएसएस में टॉपिक। इंटरनल सीएसएस में एज ए टैग यूज करते हैं हम लोग, लेकिन टैग हेड सेक्शन के अंदर। ये भाई आवाज कहाँ से आ रही है? मैं आपको म्यूट करके रखें, डिस्टर्ब कर रहे हैं। हेड टैग के अंदर हम स्टाइल टैग ओपन करेंगे। चलिए, फिर हमने सीएसएस रिमूव कर दिया, तो ये फिर से उसी पेज पे आ गया। तो अब क्या करते हैं, जैसे फॉन्ट साइज हमने लगाया था अभी 20 पिक्सल, लेकिन ये इंटरनल सीएसएस में इस तरीके से आप लगा नहीं सकते हो, गलत होगा, दिस इज रॉन्ग, नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि वो तो इनलाइन सीएसएस था और लाइन के अंदर था। अब अगर हम यहाँ पे इसे लगा देते हैं, तो इसे पता नहीं चलेगा कि इस पेज के किस टाइप पे इसको इफेक्ट करना है, एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें उस टैग को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो इस केस में हम सिलेक्टर का यूज करते हैं। तो अब बात आती है सिलेक्टर्स के क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो सीएसएस के यूज करने के लिए सिलेक्टर्स 3 तरीके के मोस्टली होते हैं। एक तो या तो आप टैग का नेम लगा दो, या तो कोई आईडी ले लो, या तो फिर कोई क्लास ले लो। अब जैसे इसमें से किसी एक आदमी को हमें बुलाना है, जैसे ये ऊपर कौन है? सलोनी। जैसे हमें सलोनी को मान लो सिलेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे? या तो हम इनका नाम ले लें, तो टैग का नेम ले लो, सलोनी इधर आओ, या फिर हम इनके आईडी कोई होगा, आईडी प्रूफ ले लें, आधार कार्ड नंबर से बुला दें, या तो क्लास वाइज से बोल दें, इनका कोई क्लास है उससे हम कर लें। तो इस तरीके से सिलेक्टर्स होते हैं, सिलेक्ट करने के तरीके होते हैं। हम तीनों करके देखते हैं। ठीक है, तीनों के यूज करने के तरीके अलग अलग होते हैं। टैग जब हम यूज करेंगे तो कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं लगाएंगे, हम इस तरीके से यूज करते हैं सीएसएस को। तो हम यहाँ पे सॉरी कॉपी नहीं किया था क्या, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। अब ये पैराग्राफ टैग पे इफेक्ट करेगा, ये देखिए, क्लियर है? सर परसेंटेज और पिक्सेल्स में कौन सा बेटर रहता है यूज करने में? डिपेंड करता है आपके यूज में। पिक्सेल्स यूज करेंगे तो वैसे तो मेटा टैग से रिस्पॉन्सिव होता है, लेकिन रिस्पॉन्सिव के तरीके से ठीक होता है, लेकिन में क्या होता है कि स्किन के अकॉर्डिंग पिक्सेल्स में थोड़ा सा बड़ा छोटा हो जाता है स्किन के अकॉर्डिंग वो, क्योंकि परसेंटेज लगाते हो तो पूरे स्किन का उतने परसेंटेज तो फिक्स नहीं होती है। लेकिन अगर कहीं कहीं जगह पे आपको ये है कि नहीं ये चीजें फिक्स करनी है हमें कि इतने पिक्सल पे ही फिक्स रहे, तो उस केस में आपको पिक्सल लगाना पड़ेगा। काउंटिंग, जैसे मान लो कि कोई 10% कैसे समझाएं, हाँ कैसे, कोई मान लो कि किसी कमरे की लंबाई 10 फीट है, तो 10 फीट में से आपको फिक्स करना है कि 2 फीट में ही ये सामान रखना है, बॉक्स रखना है, तो आप 2 फीट लिख दोगे। लेकिन आपको फिक्स नहीं है, तब क्या करोगे? बोल दो ये कि भाई 10% में रख दो, 10 उसकी लंबाई का 10% में रख दो। तब 10% में क्या होगा, वो पूरे लंबाई का 10% ले लेगा और 10% का जगह फिक्स कर देगा उसके लिए। तो अब लंबाई 90 है तो उसका 10%, लंबाई 200 मीटर है तो उसका 10%, तो दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कर दिया 10 फीट में ही रखना है,
तो 10 फीट कर दिए अगर, तो क्या है, लंबाई 200 मीटर हो या 50 मीटर हो, 100 मीटर हो या 2000 मीटर हो, वो जगह 10 फीट ही लेगा, क्योंकि आपने फिक्स कर दिया है। और अगर परसेंटेज कर दोगे तो वो पूरी लंबाई के अकॉर्डिंग वो अब मैनेज करेगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा मोहम्मद रहान अली साहब, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब अगर देखते हैं, यहाँ पिक्सल हमने यूज किया अभी तक, तो यहाँ पे इस तरीके से आया। अब परसेंटेज, किसी का क्वेश्चन था कि हम परसेंटेज लगा देते तो क्या होता है। पहली चीज, उससे पहले अगर आप यहाँ कुछ भी नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। अच्छा इंटरनल है ना, ठीक है, इंटरनल नहीं चलता है, सॉरी। अब परसेंटेज लगाओगे तो क्या होगा, परसेंटेज एकदम छोटा हो, क्या हुआ 20 मैंने लिखा था, अब पूरे स्किन का 100%, अब 100% में से 20, अब पता नहीं कितने पिक्सल का स्किन है, 1920 होता है, 1600 का होता है, 1400 का होता है, 1920 पिक्सल का होता है। तो 1920 पिक्सल का 20% कितना होगा, उसके हिसाब से ये मैनेज कर लिया। क्लियर होगा आई थिंक। जो भी पूछा होगा, कौन पूछा था, पाल साहब पूछे थे, कौन पूछे थे फॉन्ट साइज का, तो व्हाट हैपेंड, मयंक पाल, आपको क्लियर हो गया होगा देख के ही। परसेंटेज में क्या होता है कि जितना पूरा स्पेस होता है उसके उतने परसेंटेज ले लेता है, लेकिन पिक्सल में फिक्स होता है कि नहीं भाई हमें इतना ही चीज, ये चीजें इतने में चाहिए। क्लियर हो गया आई थिंक मयंक और अली, बाकी लोगों को भी क्लियर हो गया होगा ये चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे हम बहुत ज्यादा छोटा हो गया है, तो इसलिए हम यहाँ पे अगर इसको बढ़ाओगे, जैसे 50 कर लोगे, कुछ शायद दिखाई देने लगेगा, लाइट वगैरह कुछ बढ़ा है, तो ये आप ट्राई करते रहिएगा। हम यहाँ पिक्सल कर लेते हैं ये समझने के लिए, क्लियर है। ओ तरीके, इतने बड़ा बड़ा हो जाएगा तो डर लगेगा। ऑनलाइन क्लास में वो फ्लो नहीं आ पा रही है जो फ्लो क्लासरूम में आती है कि नहीं, ठीक है। अब चारों तरफ से हमें इसका बॉर्डर लगाना है। अब सीएसएस को एक एक प्रॉपर्टी पर ध्यान में दीजिएगा, थोड़ा बहुत देख लेते हैं 4-5 प्रॉपर्टीज और। जैसे हमें बॉर्डर लगाने हैं तो BORDER, सॉरी, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। अगर सॉलिड नहीं लगाएंगे तो पता नहीं चलेगा बॉर्डर डॉट बनाना है कि सॉलिड बनाना है, फिर वर्क ही नहीं करेगा। इसलिए सॉलिड लगाना है। सॉलिड होता है डॉटेड होता है, सॉलिड लगाओ तो स्ट्रेट लाइन बनेगा बॉर्डर का, और अगर डॉटेड लगाओ तो डॉट 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 इस तरीके से बनेगा बॉर्डर। ब्लैक कलर का बन गया। हमें ब्लैक कलर में बॉर्डर नहीं चाहिए, हमें चाहिए कौन सा कलर ले लें भाई, कोई भी कलर बोल दो, चलो ठीक है, मैरून कलर ले लेते हैं। मैरून कलर, तो मैरून कलर का हेक्सा कोड क्या होता है, HB222226 होते हैं। तो एक बी हो गया, हैश छोड़ करके 6 डिजिट के होते हैं, तो एक बी हो गया, बाकी 5 टाइम 2 हो गया। हो गया। अब रेड में मैरून कलर ज्यादा इफेक्टिव दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए कोई दूसरा कर लेते हैं, व्हाइट कर लेते हैं या फिर समथिंग कर लेते हैं जो कि ज्यादा विजिबल हो। व्हाइट करना है तो 000 3 बार भी लिख दोगे तो हो जाएगा, सॉरी 00 ब्लैक का होता है, FFF 3 टाइम करो या 6 टाइम करो, बॉर्डर बन गया। अब हमें बॉर्डर के चारों तरफ से 20 पिक्सल का पैडिंग चाहिए। पैडिंग और मार्जिन दो चीजें होती हैं, ठीक है। पैडिंग इंटरनल स्पेस को मैनेज करता है। इंटरनल मतलब अगर हम इस पैराग्राफ टैग पे पैडिंग लगाएंगे तो ये अंदर के स्पेस को मैनेज करेगा, और अगर मार्जिन लगाएंगे तो ये एक्सटर्नल स्पेस को मैनेज करेगा, बाहरी से मैनेज करेगा। देखो दोनों आप लगा कर। अब जैसे यहाँ पे हम पैडिंग लगाते हैं, कौन बीच में खांस रहा है भाई, अपना म्यूट रख लो आप लोग। पैडिंग 20 पिक्सल, खांसा खुसा मत किया करो, वैसे ही माहौल खराब चल रहा है कोरोना का, ठीक है। ये देखो बॉर्डर उसी जगह पे, अंदर से स्पेस ये थोड़ा छोड़ दिया। हमें पैडिंग चाहिए था, मार्जिन चाहिए था। अब अगर हम मार्जिन लगाते हैं
पैडिंग की जगह पे, तो अंदर के स्पेस नहीं होगा, बाहर से हो जाएगा। ये देखो अंदर तो ये किनारे के सब चिपक गया, लेकिन बाहर से स्पेस हो गया। तो मार्जिन बाहरी स्पेस को मैनेज करता है और पैडिंग इंटरनली स्पेस को मैनेज करता है। और भी तरीके होते हैं इसके यूज करने के, जैसे पैडिंग लेफ्ट, हमें केवल लेफ्ट साइड से चाहिए, हमें चारों तरफ से नहीं चाहिए, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे मार्जिन हमें लेफ्ट साइड चाहिए केवल, तो लेफ्ट, इधर से हो गया, इधर राइट साइड से नहीं हुआ, यहाँ राइट कर देंगे आप, राइट साइड से 20 पिक्सल मार्जिन ले लेगा। देखिए लेफ्ट साइड में इधर चला गया, राइट साइड से मार्जिन ले लिया। ठीक है, चलिए मार्जिन लेफ्ट राइट हो गया, ये हो गए। लाइन हाइट एक एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी होता है। देखिए लाइन थोड़ा सा, ये दो लाइन के बीच में हाइट बढ़ाने के लिए यूज करते हैं लाइन हाइट। कितना कर ले, 1.5 EM कर लेते हैं। जिस तरह से पिक्सल होता है उस तरह से EM होता है, ठीक है, लेकिन पिक्सल से हल्का EM बड़ा होता है। 0.1 कर सकते हैं, 0.1 मतलब कि अगर 1 पिक्सल है तो अगर 1 EM है तो 1.1 पिक्सल के बराबर है। थोड़ा सा पिक्सल से बड़ा होता है EM। ये देखिए दो लाइनों के बीच की थोड़ी सी हाइट बढ़ गई। क्लियर है? थोड़ा सा इसे अच्छा बनाने के लिए हम मार्जिन पैडिंग ले लेते हैं चारों तरफ से। कलर चेंज करना है हमें टेक्स्ट का, तो यहाँ पे लिखेंगे केवल कलर। कलर की अंग्रेजी COLOR लिखना है, इंडियन इंग्लिश मत लिखना है, इसमें यू नहीं लगता। कलर कौन सा कलर कर दे भाई? व्हाइट, व्हाइट भी लिख दोगे तो चलेगा, अदरवाइज जैसे बॉर्डर में लिखे तुम लोग हेक्सा कोड, उस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड जो होता है वो होता है हेक्सा कोड लगाना। समझ में आ रहा है सबको? ये है फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, फॉन्ट फैमिली एरियल, हेल्वेटिका, ओपन साइंस, इस तरीके जो होते हैं एरियल कर लो, फॉन्ट फैमिली चेंज हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये होते हैं थोड़ा सा CSS का यूज करके इस तरीके से हमें डिजाइन करना है। HTML तो केवल लिख दिया हम लोगों ने, एक पैराग्राफ बना लिया, लेकिन CSS जो होता है उसको लेआउट को इंटरेक्टिव करता है, उसे डिजाइन करता है। जैसे अभी आप लोग देखा मैंने कलर लगाया, बॉर्डर लगाया। अभी इसका हम सोचते हैं थोड़ा बॉर्डर जैसे यहाँ कोने पे बना हुआ है स्क्वायर टाइप में, हम सोच रहे हैं इस तरह से सर्किल हो जाए, तो हमें यूज करना होता है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस कितना करना है, लोग 10 पिक्सल कर देते हैं, क्योंकि 5 पिक्सल करने का आप लोग को दिखाई नहीं देगी, समझ में नहीं आएगा चीजें। ये देखो थोड़ा सा इस तरीके से बन गया ये। ठीक है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो। उसके लिए प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड कलर। कौन सा कलर कर दें? उधर रेड है, इधर व्हाइट है, रेड व्हाइट, बीच में क्या करते हैं, ऑरेंज करते हैं। क्या बात है, इस तरीके से हम लोग HTML और CSS यूज करके डिजाइन करते हैं। अब इस पे कोई इवेंट परफॉर्म कराना है, अलर्ट वगैरह लगाने हैं, तो उसके लिए हम लोगों को जावास्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा। तो कल हम लोग देखेंगे। अब इतना ही नहीं होता CSS में, CSS का डीपली में अगर कोर्स करना है तो पूरे 2 साल का कोर्स हो जाती है। CSS बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है CSS, अथाह है, लेकिन पढ़ना यही है जो मैं ये लिखा हूँ ना, इस तरीके से कितनी सारी चीजें होती हैं, सब कुछ पढ़ना होता है इसमें। तो इस तरीके का इंट्रोडक्शन देते चलते हैं। कल हम लोग जावास्क्रिप्ट, jQuery के बारे में देखेंगे, फिर थोड़ा सा बूटस्ट्रैप के बारे में देखेंगे। बस परसों से, परसों सैटरडे संडे हो जाएगा, तो सैटरडे संडे तो शायद आप लोग क्लास ऑफ है, सोनू सर कंफर्म कर देंगे या कर दिए होंगे। तो नेक्स्ट जो भी क्लास होगा तो उसमें हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे और उसके साथ सब कुछ यूज करते हुए चलेंगे, एक एक चीज पढ़ते हुए चलेंगे। आई थिंक इतना बहुत है आज के लिए। किसी कोई डाउट्स है?
तो पूछ सकते हो, लेकिन उससे पहले पूछने से पहले चैटिंग लिख देना कि कौन किसको पूछना है। चीजें समझ में आई सबको ना? किसी कोई डाउट्स या कोई कुछ कहना चाह रहे हो, बताना चाह रहे हो तो बोल सकते हो। नो सर, नो डाउट, मयंक पाल। ठीक है, हाँ कोई बोल रहा है? चीजें समझ में आ रही है? कोई ऐसा तो नहीं कि मेरी वॉइस ना पकड़ पा रहे हो आप लोग, बहुत तेज चल रहा हो, या लैंग्वेज कोई चीजें हो सकती हैं, कोई कहीं से है कोई कहीं से है, तो लैंग्वेज या टोन नहीं समझ में आ रहा हो तो आप लोग बेहिचक कर सकते हो, पूछ सकते हो, हम चेंज करने की कोशिश कर लेंगे। क्योंकि जरूरी नहीं कि मैं जो सब कुछ बोल रहा हूँ आपको समझ में ही आ रहा हो, कुछ टोन चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू प्लेस। ठीक है, ठीक है। आप लोग ये रिकॉर्डिंग कर दिया है मैंने, सोनू सर से ले लीजिएगा, जिसको भी नीड होगा, जैसा भी होगा आप लोग देख लीजिएगा। और कल हम लोग जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, jQuery के बारे में देखेंगे, और समय रहेगा तो बूटस्ट्रैप के बारे में देखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग वेबसाइट डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे। कोई भी आप लोग डिसाइड करना किस टाइप का प्रोजेक्ट करना है, मैं कोई एक प्रोजेक्ट लेके चलूंगा। ठीक है, उसको बनाता रहूंगा, फिर आप लोग अपना अपना प्रोजेक्ट काम करेगा। जो डाउट्स होगा वो किसी एक दिन डाउट्स दिन रख लेंगे प्रोजेक्ट के लिए, और उस दिन सबके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। राइट है सर? शुड वी डिजाइन विंडो 11? HTML का यूज करके विंडोज 11 बनाओगे? विंडोज जो है वो C++ ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलग चीजें होती हैं। हाँ, ई कॉमर्स सही है, ई कॉमर्स में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कई तरीके के होते हैं, वो चीजें हम आपको नहीं बताए हैं, किसी दिन कभी बताएंगे। सॉफ्टवेयर जितने टाइप के होते हैं, कई टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, 3-4 टाइप के, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, यूटिलिटी हो गए, इस तरीके के। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं, उनके बनाने का तरीका अलग होता है। HTML रॉन्ग लगेगा विंडोज 11 के लिए, सही बात है। केवल नहीं, HTML का भी यूज होगा, लेकिन केवल HTML का यूज से नहीं बन सकता है, उसके लिए CSS, जावा और भी जो भी लैंग्वेज होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के टूल्स, वो चीजें अलग होती हैं। हर चीज के हर टाइप के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हर टाइप के लैंग्वेजेस अलग होते हैं। ठीक है, तो हम लोग PHP आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट वेबसाइट। हाँ, वेबसाइट बनाओ, अगर तुम्हारे माइंड में कोई आइडिया है वेबसाइट बनाने के लिए तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वेबसाइट बनाओ, विंडोज 11, 12, 13 जो भी है, आप अगर उस तरीके का लेआउट दे सकते हो वेबसाइट में, विंडोज का लेआउट को यूज करके आप बनाना चाह रहे हो कोई वेबसाइट, तो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी मिलते हैं फिर कल हम लोग। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट। जितने भी लोग बोल रहे हैं गुड नाइट, जो लोग नहीं बोल रहे हैं गुड नाइट, सबको गुड नाइट। कल मिलते हैं फिर, बाय। थैंक यू सर।